मैं एक हिंदू धर्म गुरु के तौर पर शैलेशानंद जी आपको सुनना चाहूंगी। क्या राजनीति में इन सब चीजों की जगह होनी चाहिए? जी नहीं रचना जी, देखिए नए किरदार आते जाते रहते हैं मगर नाटक कोई पुराना चल रहा है। राहत इंदौरी ने कहा था। दिक्कत यहाँ है कि जब वास्तविक मुद्दों के ऊपर इनका राजनेताओं का ध्यान नहीं रहता है तो उस समय पर इस प्रकार के मुद्दों को सर पर उठाया जाता है। एक फिल्मकार ने फिल्म बनाई, वो कोई डिस्प्यूटेड फिल्म नहीं है। नंबर एक, वो एक इतिहास का दस्तावेज है, उसके अंदर बहुत सारे नाट्य रूपांतरण हो सकते हैं। किंतु एक बात स्पष्ट है कि आज के इस युग के अंदर हमारा दर्शक भी इतना समझदार है कि वो जानना चाहता है कि इतिहास की वास्तविक मौलिक मूल्य क्या थे, हमारे इतिहास के अंदर वास्तविक फैक्ट्स क्या थे। हमें तो कई सारी ऐसी इतिहास की चीजें जो कि देश काल परिस्थिति और सत्ताओं के चलते हुए पढ़ाया नहीं गया। यदि आज कोई फिल्मकार उन इतिहास को सामने लेकर के आता है तो राजनेताओं को तो चाहिए कि उस इतिहास के जो खल नेता है, खलनायक है, उन खलनायकों के सामने, उनका पूरे राष्ट्र के सामने बहिष्कार करे या उनके बारे में कठोर शब्द कहे। यदि अबू आजमी ऐसा नहीं कहते तो स्पष्ट बात। और अगर मैं कहूं कि जरूरत ही क्या है इतिहास को उधेड़ने की या फिर वहां से चीजें निकलकर सामने लाने की, अगर आप बेहतर सोच के साथ आगे चले तो विकास के रास्ते पर चला जा सकता है। क्योंकि अगर पिछला इतिहास उठाएंगे तो फिर बहुत से विवाद उठने लगेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब देंगे। नहीं देखिए रचना जी, सवाल वो नहीं है, एक आध दो बार उधड़ना भी जरूरी होता है, पिछले पन्ने इतिहास के पलटना जरूरी होता है, तो हमें प्रेरणा देता है। पलटने का नतीजा देख तो रहे हैं हम, आपने देखा ना नागपुर कैसे जला। तो क्या इसका मतलब हमारे इतिहास के शौर्य के पन्नों को दबा दे? मैं ये कह रही हूँ उठाने के बाद टकराव तो होता है ना, आप देख रहे हैं ना, दो पक्ष बढ़ जाते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, फिर उन सब चीजों पे कंट्रोल कौन करेगा? टकराव करने वाले वो थोड़ी नहीं जिन्होंने शिवाजी संभाजी का साथ दिया, तेग बहादुर का साथ दिया। टकराव करने वाले वो लोग हैं जिनको भड़का करके औरंगजेब के पक्ष में लाया गया, उनको रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले लोग हैं टकराव करने वाले। यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता है जातिगत या धर्मगत भेदभाव का, यहाँ पर उठता है हमारे भारतीय राष्ट्रीय गौरव का। यदि इतिहास के अंदर हमारे गौरव को कलंकित करने वाला कोई मॉन्यूमेंट रहा है, कोई घटनाक्रम रहा है, तो उसके पास हमारे लिए उचित समय है कि हम समय रहते उन सबको सुधार कर ले, ताकि हम आने वाली ऐसी भी घटनाएं सामने आई कि उधर छावा मूवी देखकर कुछ युवक आ गए, इधर दिल्ली में कुछ जो सड़कों के नाम थे वहां काली स्याही पोत दी गई, वहां अलग तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश हुई। उपन्यास गुलशन नंदा ने गेलाट लिखी थी, जिसको पढ़ करके कई लोग कुछ के तरह आत्महत्या कर गए थे। तो क्या हमने गुलशन नंदा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था या लेखकों के ऊपर प्रतिबंध लगा लिया था? देखिएगा, मानवता का दर्पण होगा, समाज का दर्पण होगा हमारा लेखन, हमारा अध्यापन, हमारा अध्ययन, हमारे फिल्म का, उसके ऊपर सेंसर बोर्ड की शक्ति होना आवश्यक है। यदि बादशाह गंदा गाना गाता है तो सबसे पहला संत हम होते हैं जो उसका विरोध करते हैं। किंतु सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यदि हमारे भारतीय इतिहास का कोई दस्तावेज सामने लाने का प्रयास किया है तो उसके अंदर यदि कहीं पर भी रिटेलिएशन के रूप में या किसी भी प्रकार के विरोध स्वरूप कोई घटना घटती है तो ये शासन को भी चाहिए कि उस घटनाओं को दबाए, और साथ में समाज को भी चाहिए कि सबके सामने मुखर रूप से कहे कि औरंगजेब खलनायक था, कि सबके सामने मुखर रूप से कहे कि औरंगजेब खलनायक था। मुझे ऐसा भी लगता है कि सभ्य समाज में, ठीक है, मुझे लगता है सभ्य समाज में ऐसी भी जगह होनी चाहिए कि कोई मूवी देखकर बाहर भड़कना या उत्पात मचाना या फिर ये हरकतें करना कि सड़क के बोर्ड जो नाम के लगे हैं वह काली पोतना, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी लोगों को भड़काने के तौर पर सामने आता है। फाजिल अहमद साहब, मैं आपका इस पर रुख जानना चाहूंगी। जो हालात अभी राजनीति में बने हुए हैं या फिर जिस स्तर की राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है कि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ हो रही है या फिर लोगों को उकसाने के तौर पर हो रही है, या फिर हिंदू मुस्लिम को बांटने से कुछ राजनीतिक पार्टी या नेता फायदा पाना चाहते हैं? देखिए, राजनीति का इतना मतलब धर्मीकरण हो चुका है कि एक लड़का गुजरात के अंदर एक महिला और उसकी बच्ची को रौंद दिया गाड़ी से, और रौंदने के बाद उसको ये लगा कि हम जय श्री राम का नारा बोलेंगे तो बच जाएंगे। वो गाड़ी से निकला और वो लगा धार्मिक नारा लगाने। इस हद तक 44 दलितों की हत्या करने के बाद बिहार में जब फांसी की सजा हो गई तो कोर्ट से बाहर निकल के और जय श्री राम का या धार्मिक नारा लगाने लगा। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई भी बैंक लूट लो, किसी की चेन लूट लो, कोई भी काम करो और धार्मिक नारा लगा दो तो हम बच जाएंगे। यानी देश में कानून संविधान को मानने वाले लोग खत्म हो चुके हैं, केवल धर्मांधता जब चीफ मिनिस्टर पूर्वक कर रहे। और दूसरी बात रचना जी,
ये बात करते हैं औरंगजेब की। अगर औरंगजेब इतना सख्त शासक नहीं होते तब तो कोई मगध का राजा, कोई अवध का राजा, कोई लखनऊ का राजा, कोई बनारस का राजा, भारत खंड खंड में बट गया होता। ये तो अपनी जिंदगी का पूरी जिंदगी लगा के औरंगजेब ने भारत को अखंड बनाए रखा। अच्छा, 6000 और अपने खिलाफ उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की। और हर राजा क्रूर होता है। आप तो औरंगजेब के मुफीद नजर आते हैं, मुरीद नजर आते हैं। फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, औरंगजेब के मुरीद नजर आते हैं आप तो, औरंगजेब के मुरीद नजर आ रहे हैं आप। नहीं, हमारा तो डीएनए है औरंगजेब का, हम कहा। नहीं, हमारा तो डीएनए है औरंगजेब का, हम कहा। नहीं, हमारा तो डीएनए है औरंगजेब का, हम कहा। नहीं, हमारा तो डीएनए है औरंगजेब का, हम कहाँ उससे अलग हो रहे हैं? हम तो डीएनए है हमारा। हम लोग तो 900 साल इस देश की सेवा किए हैं, 9 पीढ़ियां दफन है इस देश के अंदर। हिंदुओं पर अत्याचार करके, हिंदू धार्मिक स्थल तोड़कर, तो मुगलों ने धार्मिक स्थल तोड़े हैं। अच्छा, अंग्रेज कौन सा राज्य जीत के अंग्रेज भारत? आपने कहा औरंगजेब का डीएनए है, आप भी शायद आपने कहा औरंगजेब का डीएनए है, हिंदुओं पर अत्याचार करना, महिलाओं बेटियों को उनके साथ दुष्कर्म करना, या फिर धार्मिक स्थलों को तोड़ देना, इस बात की हिमायती है क्या आप? रचना जी, कुकीज महिलाओं को नंगा घुमाया गया तो ये क्या मोदी जी क्रूर है? जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए। मणिपुर की घटना पर डिबेट आज नहीं हो रही है, जब मणिपुर पर हो रही थी तो उस पर भी सवाल उठाया था। मुझे बताइए, औरंगजेब के मुरीद आप नजर आ रहे हैं, औरंगजेब के काम के हिमायती आप नजर आ रहे हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़ना ठीक था? अरे वो हिंदुओं पर अत्याचार ठीक था? हिंदू बहन बेटियों को उठा ले जाना ठीक था? देखिए, बाबरी मस्जिद कब टूटी? वो ठीक थी। मैं आपसे औरंगजेब के बारे में पूछ रही हूँ। नहीं, आप बताइए, बाबरी मस्जिद टूटी ना लोकतंत्र में? बाबरी मस्जिद पर डिबेट है क्या? न्याय व्यवस्था, क्या बाबरी मस्जिद पर डिबेट हो रही है? वहां भी तो मस्जिद टूटी। फाजिल अहमद साहब, दिक्कत यही है, जब आप और आप जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना तो लोग भड़कने लगते हैं, और जब लोग भड़कते हैं तो फिर टकराव होता है और फिर घटनाएं होती है नागपुर जैसी। आप चाहते हैं नागपुर की तरह पूरे देश में हल्ला हो, हंगामा हो, हिंसा हो? नहीं, हिंसा क्यों हो भाई? इतिहास, गौरवान्वित इतिहास अगर कोई अपना बताएगा, गौरव होता है क्या आपको? अगर मंदिरों को तोड़ा गया उस बात का गौरव है क्या आपको? मैं कह रही हूँ, अगर मंदिरों को तोड़ा गया तो आपको गौरव है क्या इस बात का? अगर हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, आपको गौरव है क्या इस बात का? जहाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे करके मस्जिद तोड़ दिए लोग, कौन लोग थे? भाजपा के लोग थे ना। मैं बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं औरंगजेब के टाइम की बात कर रही हूँ। यही बात कर रहे हैं ना कि जब वो तो एक बादशाह थी, अभी तो लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र है, कोर्ट के ऑर्डर चलते हैं। मैं औरंगजेब के टाइम की बात कर रही हूँ, मैं मुगल शासकों की बात कर रही हूँ। हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, हिंदू मंदिर आज भी आपको टूटे हुए दिख जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरीके के नारा देते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, सरतंत्र से जुड़ा सपोर्ट करवा देते हैं, जाके भड़क के कुछ न कुछ अपना एक्टिविटी करते रहते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं। एक बात और भी है, और जाके औरंगजेब का सपोर्ट न करें। एक बात और भी है, फाजिल जी आप बहुत बोलिए, फाजिल जी आप बहुत बोलिए, और इतनी इलॉजिकल बात आप बोल रहे हैं ना, इतनी इलॉजिकल बात बोल रहे हैं ना, गले से उतर ही नहीं रही है। मैं अशोक कुमार यादव जी को इस बीच लाना चाहूंगी। अशोक कुमार यादव जी, MY समीकरण पर चलती है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो मुसलमानों के नेता कहे जाते हैं। फाजिल अहमद साहब की बात कैसी लगी आपको? फाजिल जी का ऑडियो डाउन कीजिए, अशोक कुमार यादव जी जवाब देंगे। अशोक कुमार यादव जी, कैसे ऐसी सोच पनप रही है? अशोक कुमार यादव जी। देखिए रचना जी, हमारी सबसे बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समाजवादी पार्टी का आंदोलन PDA आंदोलन है, इसको दूसरी तरफ मत आप कृपया मोड़ने का काम करिए। हमारा जो विचारधारा है शोषित वंचित समाज को आगे लेकर जाने की है। PDA हमारा आंदोलन है। दूसरी बात जो आप कम्युनल सवाल पूछना चाह रही हैं वो 80-20 का नारा भाजपा का, इस तरह के सवाल आप भाजपा से पूछ सकती हैं, क्योंकि मैं आपसे जानते हैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने समाजवादी पार्टी चलो और ये पीछे पीछे चले जा रहे हैं, तो देश को तय करना है, क्योंकि अब हम हमारे कंट्रोल से तो बाहर है, ये सिस्टम में आ गया, सिस्टम से सरकार है, सिस्टम से जीत लेते हैं, जनता वोट दे नहीं रही है, इनकी सरकार बनती जा रही है, इसलिए अब क्या करें, हम भी लाचार और मजबूर हैं। एक बात और मुझे यहाँ पूछनी चाहिए अनिरुद्ध जी, और ये सवाल मेरा आपसे है, अगर महाराष्ट्र में नागपुर में हालात बिगड़े, हिंसा हुई, सरकार आपकी है, आपको देखनी चाहिए चीजें। अगर यूपी में इस तरह से बातें हो रही हैं, और मैं तो खुद कहूंगी संगीत सोम, बीजेपी के लीडर, बड़ा चेहरा, जाने माने चेहरे, अगर ऐसी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि औरंगजेब के वक्त पर अगर कोर्ट की जरूरत नहीं थी जब मंदिरों को तोड़ा, तो आज हमें काशी और मथुरा के लिए कोर्ट की जरूरत नहीं, आपको लगता नहीं ऐसी बातों से भावनाएं भड़कती हैं,
युवा भड़क सकते हैं, उत्पात मच सकता है, या ने कहा कि डीएनए का औरंगजेब का, अगर 4 पुस्तकों पुराना का डीएनए उठा के देख लिया जाए, अमर अकबर एंथोनी का सबका डीएनए तो किशन लाल का निकलेगा। इसलिए डीएनए औरंगजेब का नहीं था, सारे मुसलमान ही बने, अरब से कोई नहीं आया था। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा जब इन्होंने किया था ना, पूरा मैप उठा के देखिए पूरा भारत का, जहां जहां इन्होंने यात्रा की, केवल मुस्लिम वोट को इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए, मुस्लिम वोट के लिए इन्होंने यात्रा की। अरे भाई आप गलतफहमी के शिकार हो, आप तो कहते हैं राहुल गांधी यहाँ फेल हो जाएगा, राहुल गांधी यहाँ फेल हो जाएगा, पूरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चल देते राहुल गांधी के साथ। चश्मा उतार लो, चश्मा। आपका नेता 300 मीटर भी मर्सी कार में लाइट जला के जाता है, और मेरा नेता बारिश में, तूफान में, चलता है, रुका नहीं। निकाल देते, कहते भैया ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एक भी शब्द आपके मुंह से निकलेगा नहीं, एक भी बातें करेंगे नहीं। अभी महाकुंभ था, ये आप कह दीजिए, डिबेट के आप कह दीजिए, सरकार में आप हैं, आप कह दीजिए, और सीधे सीधे ये कह दिया गया है ना कि जो समर्थन में होगा वो देशद्रोही कहलाएगा। सुनिए ना अनिरुद्ध जी, या नेशनल रैली में कोर्ट की चलेगी या बयानबाजियों की चलेगी? मथुरा और काशी जैसी जगह जो सेंसिटिव जगह है उसको लेकर अगर बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है अदालत की, तो इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए गलत है रचना जी। सवाल ये नहीं कि कितने चिराग बुझे हैं, सवाल ये है कि हवा को इशारा किसने किया। देखिए स्पष्ट सी बात है, ना कोई राहुल जी देशद्रोही है, स्पष्ट नाम से बोल रहा हूँ, ना कोई अखिलेश जी देशद्रोही है, परंतु दिक्कत कहाँ पर हुई कि जब वाचालता के अंदर हमारी राजनीतिक असहिष्णुता हावी हो गई, तो ऐसी स्थिति में हमने वोटों की राजनीति के अंदर अपने आप को बेलगाम कर लिया, सारे हमने मर्यादा के धागे तोड़ दिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार की बातें निकल करके आती है। मैं एक स्पष्ट सी बात कहता हूँ कि भले ही मुद्दा उठा हो किसी पिक्चर के बनने से, मूवी के बनने से, क्योंकि इस राष्ट्र के अंदर एक खंगालना तो हुआ कि जैसे पानी में पत्थर फेल करके देखा कि लहरें किसकी कहाँ है, तो लहरों में स्पष्ट निकल कर क्या था, कई लोग अपने आप को औरंगजेब का डीएनए बता करके गौरवान्वित महसूस करते हैं, भले उनके डीएनए को गाली बकरे जाके रोए हैं। ये उचित नहीं है। 6000 से ज्यादा मंदिर तोड़ने वाले की खिलाफत में नहीं बोल पाते। यदि ये बोल देते कि 600 मंदिर हम आप मिल करके बना लेते हैं, तो देखिएगा इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब स्थापित हो जाती है। यदि ये कह दिया जाता है कि जितने मंदिरों के गंगा जमुनी तहजीब को कौन बिगाड़ने का काम कर रहा है? हाँ जी, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? स्पष्ट है, जो अपने आप को औरंगजेब का डीएनए बता रहे, उनकी भाषा है, स्पष्ट है। जो लोग अदालतों को निचला ठहरा रहे, सवाल ये नहीं है। देखिए मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ एक संप्रदाय के आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ। यदि हमारा संविधान बना तो सभी धर्मों को मद्देनजर उसको बनाया गया। आज उस संविधान को हमें पालन करना है, तो स्पष्ट है कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे आक्रांताओं के प्रतीक का महिमा मंडन करता है तो वो भी असंवैधानिक ही कहलाएगा। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग मत करिए। आपको यहाँ पर रहने का, यहाँ पर बोलने का अच्छे तरीके से अवसर मिला है, किसी और राष्ट्र में मिलता है क्या? विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, उसके अंदर इतना अवसर किसको देते कि हम आप बैठ करके बात कर रहे हैं और इस देश का सबसे बड़ा आक्रांता का डीएनए स्वयं को बता रहे हैं। बात तो सही है, आजादी के साथ बात कह पा रहे हैं, लेकिन फाजिल अहमद जी यहाँ पर 3 अलग अलग पॉलिटिकल फर्स्ट एक धर्म विशेष का नाम लिया। हाँ। मैं उनसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहरीली बोल, अगर आप धर्मगुरु के हैसियत यहाँ बैठे हैं, जहरीली बोल मैं फाजिल अहमद का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जहरीली बोल बोलने वाले, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लेकिन भाजपा आरएसएस में सिखाया जाता है कि नफरत फैलाना ही सफलता की कुंजी है। तो आज आप देखिए कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, ये सब डिप्टी सीएम बन गए, लॉ मिनिस्टर बन गए। प्रतियोगिता इस टाइप के छुट भैया नेता जो संगीत सोम टाइप के नेता जितने भी हैं, केतकी सिंह, तो विपक्ष के तौर पर आपने काट क्या निकाली इसकी? आपने कहा, बीजेपी ने कहा कि फूट डालो, नफरत फैलाओ, ये सफलता की कुंजी हो गया। बतौर विपक्ष आप इसकी काट कैसे निकालेंगे? कुंजी है भाजपा की। और अभी अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो बतौर विपक्ष इसकी काट तो निकालिए। नफरत फैलाने वाले सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई है तो आरएसएस और भाजपा का संगठन है, लेकिन धर्मगुरु जी नहीं बोलेंगे। उनको बोलना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे कि मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया उनको और एग्जाम्पल के साथ बताया, इसके बाद अगर बोल दें तो मैं उनको बोलना चाह रहे हैं, वो आपकी बात पर बोलना चाह रहे हैं। शैलेश आनंद जी, हाँ जी बताएं। अशोक जी बहुत स्पष्ट तरीके से बताऊं, मैंने शुरू से कहा कि पक्ष न विपक्ष, जिस मुद्दे की बात है उस मुद्दे के अंदर मैं औरंगजेब को विलेन मानता हूं, ये बात स्पष्ट है। रही बात अंग्रेजों के समय की, तो आपको एक बात याद दिला दूं कि गुरु गोलवलकर जी के कुछ
अंशों के ऊपर भी मैंने लगातार रूप से बोला है, लगातार रूप से बोला है। वो आज का विषय नहीं था। रही बात अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की पक्षपात करना, पक्ष रखना, वो तो मेरा कहीं से नैतिक धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश के ऊपर इतना ज्यादा राज किया हो, हमारे उधम सिंह के साथ में ये अत्याचार किया हो, भगत सिंह के साथ क्या हो, अशफाक उल्लाह के साथ में क्या हो, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में क्या हो, मैं अब्दुल हमीद को ऊंचे उठाने की बात करता रहा। कल के डिबेट में भी शर्मा जी भी शायद थे, कल के डिबेट में मैंने बात कही कि यदि पिक्चर बनानी है तो हमें बना लेनी चाहिए एक बात अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर, हमें पिक्चर बना लेनी चाहिए बाबा अब्दुल हमीद के ऊपर। मैं स्पष्ट रूप से राष्ट्र के हित की बात कर रहा हूं यादव जी। पर यहाँ पर एक बात स्पष्ट रखिए यादव जी कि हम आप लोग का पूरा जो वैभव है वो भारतीयता से है, न कि औरंगजेब के डीएनए से। हमारा आपका वैभव जो है, नहीं, उन्होंने तो कही ही नहीं डीएनए वाली बात, उन्होंने नहीं कही है डीएनए वाली बात, फाजिल अहमद ने कही है ये डीएनए वाली बात। अनिरुद्ध जी, चूंकि हम आप डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हमें तो छोटा छोटा रिएक्शन में लेना चाहूंगी। अनिरुद्ध जी, एंड कमेंट आपका इस पर, और मैं चाहूंगी एंड कमेंट में आप ये जरूर बोल दें। देखिए, फाजिल अहमद जो बोल रहे हैं या आक्रांताओं के समर्थक में जो भी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन बोलिए फिर संगीत सोम जैसे नेताओं के खिलाफ भी। नहीं, मैंने तो कहा कि मामला कोर्ट के अंदर, कोर्ट अपना देख रही है उसमें। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश का कि 500 साल राम मंदिर को भी वेट करना पड़ा, और यही लोग सरकार में थे जिन्होंने कार्तिकों पर गोली चलवाई। और मुलायम सिंह जी ने तो एक स्पीच में कहा था कि जरूरत पड़ती 2-4 गोली और मैं चलवा देता हूं, उन्होंने बोला हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ था, ये मैं नहीं कर रहा हूं, उनके रिकॉर्ड में है। एक चीज सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि ये लोग किस लिए ये औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं? सिर्फ एक मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण के लिए बैठ के कर रहे हैं, सिर्फ उनके